यूपीएससी मेंस में इतिहास के 3 मार्कर प्रश्नों का हल कैसे किया जाता है। इस श्रृंखला के आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो एक वाक्य में प्रश्न आते हैं उनके हल कैसे किए जाते हैं। अभी तक के पिछले 7 वीडियो में हमने जाना था कि एक शब्द से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, और उसी श्रृंखला के अगले भाग में हमने देखा था कि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें पूरा वाक्य होता है, जैसे कोई कारण या प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के पूरे वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रश्न हैं जो पूरे वाक्य में होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है और उनके उत्तर कैसे लिखे जाते हैं, कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है, वह सब हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए और देखते हैं कि क्या कुछ है इन वाक्यों पर आधारित इतिहास के 3 मार्कर्स में। तो आज हम देख रहे हैं कि जो इतिहास के 3 मार्कर हैं, अगर वो प्रश्न वाक्य में आता है, अभी तक एक शब्द में हमने समझा कि एक शब्द में अगर प्रश्न आता है तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो आज हम समझेंगे कि अगर कोई प्रश्न वाक्य में आता है तो उस वाक्य में आने वाले प्रश्न का उत्तर किस तरीके से बनेगा, उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए। इसको सामान्यतः हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी है कारण और प्रभाव वाले प्रश्नों की, और एक कैटेगरी है क्वेश्चन मार्क्स या क्या क्यों क्या इस तरीके के प्रश्नों वाली, जो वस्तुनिष्ठ तरह के होते हैं, जैसे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि भारत भवन का वास्तुकार कौन था। तो लगने को तो एक शब्द में या 2 शब्दों में इसका उत्तर लिख सकते हैं, चार्ल्स कोरिया था, या चार्ल्स कोरिया केवल लिख सकते हैं। लेकिन क्या इसको ऐसे लिखना चाहिए या हम अपनी जो 3 लाइन है उन 3 लाइनों को भरने की जो साइकोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक सामान्य साइकोलॉजी हम जो हमारे आंसर चेक करते हैं उनकी समझे, क्योंकि हम लोग बहुत सारी ऐसी कॉपियाँ जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह में होती हैं तो उनको चेक करते हैं, और हमारी जो साइकोलॉजी होती है कि 10 बच्चों में से 9 बच्चों ने अगर 3 लाइन भरी है उसमें और एक ने केवल एक शब्द में उत्तर लिखा है, उत्तर सही है। अगर प्रश्न पूछा गया है कि भारत भवन का वास्तुकार कौन है तो उत्तर चार्ल्स कोरिया लिख दिया है, तो उत्तर पूरा है, संपूर्ण है। भाई आपसे अगर कोई पूछेगा आपका नाम क्या है तो आप अपना नाम बताएंगे, ना कि आपकी हॉबी क्या है, उम्र क्या है, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ रहते हो, क्या कर रहे हो, वो सारी जानकारियाँ देंगे। हाँ, अगर इंट्रोडक्शन पूछा है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ सीधा सीधा सवाल है कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है, ये सीधा सा उत्तर हो जाता है। तो दोनों दृष्टि में उत्तर सही है, लेकिन एक साइकोलॉजी जो काम कर रही होती है, जब कॉपी चेक कर रहे होते हैं हम लोग, या जब भी कोई कॉपी चेक करता है, तो वो कि सब 3 लाइन में से 2 लाइन भर दे रहे हैं और आपने केवल 2 शब्दों में उत्तर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि ना हो। इसमें कोई क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर सब्जेक्टिव है तो जाहिर सी बात है कि कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी कि वो ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, कि आप 2 शब्दों में लिखेंगे तो नंबर कम ही मिलेगा, आप 3 लाइन पूरी भरोगे तो नंबर ज़्यादा ही मिलेगा। यहाँ सब्जेक्टिवली कौन कॉपी चेक कर रहा है और उसकी क्या मेंटेलिटी है, वो क्या सोचता है इस विषय में। और दूसरी चीज़ की मॉडल आंसर जो है उस प्रश्न का, तो वहाँ मॉडल आंसर बनाने वाले व्यक्ति ने उसके विषय में क्या सोचा है, कि उसको केवल 2 शब्दों में लिखा है या भारत भवन का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया था, ये एक पूरा आंसर हो सकता है, या भारत भवन जिसका निर्माण 1880 से 1882 के बीच में भोपाल में हुआ था, जो एक सांस्कृतिक केंद्र है, उसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। तो आपने जवाब को थोड़ा सा सस्पेंसिव बना दिया है, कुछ जो जानकारियाँ आप जानते थे उनको पहले लिख दिया है और लास्ट में आपने भारत भवन के वास्तुकार का नाम लिखा। एक तरीका ये भी हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे और उस एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर 1 वाक्य में प्रश्न आता है तो उसके उत्तर कैसे बनेंगे। ठीक, तो एक प्रश्न हम लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है 1905 में बंगाल के विभाजन के कारण
क्या थे या कारण क्या थे, तो हम इसमें लिखें कारण क्या थे। 1905 में बंगाल के विभाजन के कारण क्या थे, ये प्रश्न लिखा हुआ है और इस तरीके से आपके पास आंसर कॉपी में 3 लाइनें दी हुई हैं। ठीक। अब ऐसी स्थिति में जनरली जो गलतियां होती हैं, बहुत साधारण सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक आपके साथ ये उम्मीद साथ में जुड़ी होती है कि ये बहुत आसान से प्रश्न का बहुत आसानी से उत्तर दे देंगे। लेकिन सामान्य सी गलतियाँ जो बच्चे करते हैं, स्टूडेंट करते हैं, वो होती है कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, हिंदू मुस्लिमों को बांटना चाहता था और 2-3 और ऐसी बातें उसमें ऐड कर दी जो बंगाल के विभाजन से तो सही है, जानकारियाँ गलत नहीं हैं, लेकिन सिर्फ कारण पूछा जा रहा है तो हम को कोशिश यही करनी है कि सिर्फ कारण देना है। क्यों हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उसमें क्या किया, बंग भंग आंदोलन हुआ, उसमें क्या किया गया, स्वदेशी को कैसे बढ़ावा दिया गया, ये सारी जानकारियाँ बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ कारण पूछ रहा है, तो हमको पहले क्वेश्चन को समझना है और सिर्फ क्वेश्चन जो पूछा 3 मार्कर में तो विशेष तौर पे, क्योंकि आपके पास ना तो कोई अतिरिक्त लाइन है ना कोई अतिरिक्त शब्द है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने ज्ञान को अगर पूरा उड़ेलना चाहते हैं, यहाँ पे जो जानते हैं कि ये तो मुझे आता है और लिखना शुरू कर दिया और 3 लाइन भर दी हैं, कारण उसमें अभी एक भी नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में वो शायद ही है कि वो मॉडल आंसर के साथ मैच करेगा, जो हिस्ट्री का प्रोफेसर या व्यक्ति चेक कर रहा होगा वो उसको एप्रिसिएट करेगा और जाहिर सी बात है कि अच्छे नंबर भी उसमें नहीं मिलेंगे। तो इसमें एक हम एक तरीका ये हो सकता है उसका कि हमने यहाँ पर ले लिया कारण, ठीक है, यहाँ पर हम एक चार्ट की तरह इसको बना लेते हैं और यहाँ पर हमने लिया लॉर्ड कर्जन के अनुसार, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या इसकी व्याख्या की थी, प्रशासनिक सुविधा, ठीक, और दूसरी तरफ भारतीय आंदोलनकारी, उन्होंने क्या कारण दिया था, ठीक। इसमें 2 कारण हम शामिल करेंगे। नंबर 1 यहाँ से लिख लेते हैं, नंबर 1 हिंदू मुस्लिम एकता को या हिंदू मुस्लिम फूट को बढ़ावा देना। अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम फूट को, फूट डालो और शासन करो के नीचे, तो हिंदू मुस्लिम फूट को बढ़ावा देना था। और इस बढ़ावे से दूसरा ये था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन बंगाल में फैल रहा था, या राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरू हो रहा था बंगाल से, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना। राष्ट्रीय आंदोलन इसलिए कि एक तरीके से कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में एक राष्ट्रीयता तो शुरू हो ही गई थी, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का उदय तो हो ही गया था, और वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहीं ना कहीं पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहा था, पूरे देश के आंदोलनों को जोड़ने का काम कर रहा था, जिसका मुख्य केंद्र जो है वो बंगाल रहा उस समय पे। या शुरुआत जो है लीडरशिप जो है, शुरुआती लीडरशिप जो है वो बंगाल के पास ज़्यादा थी। देखेंगे पहले जो अध्यक्ष भी हैं WC बनर्जी, तो वो बंगाल से थे, ठीक। तो ये प्रश्न है, उसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से हमने जिक्र कर दिया है लॉर्ड कर्जन का भी,
और उसके जो दो पक्ष हैं कि कारण है, तो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कारण दिया था, और भारतीय आंदोलनकारी या भारत के जो लोग बंग भंग आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने इसकी व्याख्या कैसे की थी कि अंग्रेज़ों का क्या मूल मकसद था। ठीक, तो ये 1905 में बंगाल के विभाजन के ये कारण, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से प्रश्न एक आया हुआ है, उस प्रश्न को हम देखते हैं। 1857 की क्रांति के प्रभाव, इफेक्ट। 1857 की क्रांति के प्रभाव, तो प्रभाव क्या रहे। अब इसमें भी पूरी कहानी के 1857 के कारण क्रांति ये कारण था, ये लोग नेता थे, यहाँ पे आंदोलन हुआ, अंग्रेज़ों ने ऐसे दबाया, कोई भी जानकारी इस प्रश्न के साथ किसी भी तरह की प्रासंगिकता नहीं रखती है। इस प्रश्न के उत्तर की प्रासंगिकता सिर्फ इतनी है कि हम प्रभाव, यानी उसके बाद क्या हुआ, प्रभाव कब होगा, जब घटना घट जाएगी। तो 1857 की क्रांति घटित हुई, उस घटना के बाद उसका भारत पर या भारत और ब्रिटेन के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिवर्तन आए, मुख्य रूप से यही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में अब हम इसमें 3 पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन वो तीनों पॉइंट हमारे पूरी तरीके से केवल प्रभाव को दर्शाएंगे, दिखाएंगे, वो कहीं से भी किसी और दूसरी चर्चा पर या किसी और मुद्दे पर बात नहीं करेंगे कि क्या कारण थे, किसने लीडरशिप की, कहाँ से शुरुआत हुई, वो उतना जगह है नहीं और प्रश्न में पूछा नहीं गया। तो वो बेवजह का ज्ञान जो है, वो चेपने की हमारी आदत, वो हमको यहाँ पे बदलनी है। हमको सिर्फ उतना ही बोलना है, उतना ही जवाब देना है जितना पूछा गया है, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है उतना इधर उधर की बातें करने का। तो इसमें पहला जो प्रभाव पड़ा वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारतीय सत्ता या भारतीय प्राधिकार आ गई। कोई बात नहीं, अगर हम 2 लाइन में भी आ रहा है तो हम 2 पॉइंट हमारे लिए पर्याप्त हैं। दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसी के संदर्भ में, 1857 की क्रांति के संबंध में दूसरा प्रभाव जो पड़ा कि 1857 की क्रांति असफल रही। ये तीसरी लाइन पे हम लिख रहे हैं, किंतु राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया। ठीक, तो 2 बड़े प्रभाव अगर हम गिने, प्रभाव कई और भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे वायसराय का पद, गवर्नर जनरल की जगह पे वायसराय का पद आया, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 1861 में जो कानूनी प्रक्रियाएं बनी है, 1861 का जो एक्ट आया, उसके संबंध में हम बात कर सकते हैं, लेकिन बातें फिर बहुत सारी हैं। यहाँ पे हमारे लिए मजबूरी यही कि हमको 2 पॉइंट निकालने हैं कोई भी। तो 2 मुख्य रूप से बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हम कह सकते हैं इसको, जो 2 बहुत बड़े परिवर्तन थे और इन्होंने ब्रिटिश की भारतीय क्षेत्र में या भारत में स्थिति को अलग तरीके से, एक तरीके से परिभाषित किया है इस पूरी घटना के बाद, 1857 की क्रांति के बाद। ठीक,
तो ये 2 पॉइंट मुझे जहाँ तक लगता है कि हम मुख्य रूप से शामिल कर सकते हैं। अगर जगह कहीं है तो थोड़ा सा हम शामिल एक लाइन जोड़ सकते हैं उसमें कि गवर्नर जनरल की जगह पर वायसराय का पद आया और लॉर्ड कैनिंग पहले व्यक्ति बने। लेकिन शब्द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऑलरेडी 21-22 शब्द हो गए हैं, तो बहुत ज़रूरी नहीं है, हम इतना भी लिखेंगे तो हमारी बात पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि हमको लगता है कि वाक्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रभाव पूछा है, कारण पूछा है, तो बड़ा आसान है। लेकिन कई बार जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो यही होती है कि वो जल्दबाजी में उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं और ठीक तरीके से उस पर सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं कि कायदे से क्या बातें होनी चाहिए, क्या बातें शामिल होनी चाहिए और क्या बातें हैं जो उस प्रश्न के संबंध में प्रासंगिकता नहीं रखती। वो जानकारियाँ गलत नहीं है, लेकिन उस प्रश्न के संदर्भ में प्रासंगिकता नहीं रखती है। ठीक, अब कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं कि वो भी जैसे हमने शुरुआत में जो जिक्र किया था कि उनका जवाब चाहे तो हम 1 या 2 शब्द में भी दे सकते हैं। तो क्या हम उनका जवाब 1 या 2 शब्द में दें या कि हम थोड़ा सा उसको और विस्तार से लिख दें। तो इस विषय में प्रश्न जैसे हम देख लेते हैं कि प्रश्न किस तरीके का पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। भारत के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो सामान्य रूप से हम इसका उत्तर एक दे सकते हैं कि ग्वालियर का किला, और बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो एक जो सीधी प्रक्रिया है कि भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को कहा जाता है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि थोड़ा सा हम सस्पेंस बनाकर उसके आंसर को लिख देते हैं। जैसे भारत का जिब्राल्टर गोपाचल पर्वत ग्वालियर पर स्थित ग्वालियर के किले को कहा जाता है। जिसे 5वीं सदी में सूरज सेन द्वारा निर्मित कराया और गया। भारत का जिब्राल्टर गोपाचल पर्वत ग्वालियर पर स्थित ग्वालियर के किले को कहा जाता है, जिसे 5वीं सदी में सूरज सेन द्वारा निर्मित कराया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो वही 22-23 शब्द लगभग हैं और एक तरीके से हमने 3 लाइनों को भी पूरा इस्तेमाल कर लिया है। तो एक तरीके से कहें तो ग्वालियर का किला लिखना पर्याप्त है। दूसरी तरीके से अगर हम सोचें तो ग्वालियर के संबंध में ग्वालियर के किले के संबंध में हमने एक पूरा उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है कि भाई इस पर्वत पर है, ग्वालियर में है, इस समय लगभग इस समय पे बनना शुरू हुआ था, 5वीं-6वीं शताब्दी तक वो पूरा बना और इस व्यक्ति ने शुरुआत की थी। और भी उसमें आगे दूसरे राजाओं ने भी कार्य कराए हैं, दूसरे और कई सारे उसमें मंदिर और महल बनवाए हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ से कार्य शुरुआत हुई। ठीक, तो इस तरीके से हम उसका उत्तर कर सकते हैं।
इसी तरीके से एक प्रश्न पूछा गया है, तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तेली का मंदिर ग्वालियर के किले में स्थित है, ठीक है। और उसमें शिव और विष्णु जो है की प्रतिमाएं हैं, और द्रविड़ शैली में बनाया गया है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है, इसलिए इसका संबंध जो है तेलंगाना से भी जोड़ के देखा जाता है, इसलिए उसको तेली का मंदिर कहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो दूसरा तरीका है वहाँ हमने ग्वालियर का किला तो लिख दिया है, लेकिन साथ में कोई ऐसी जानकारी भी नहीं लिखी कि जो बहुत फालतू है। चाहे तो हम ना लिखें तो भी काम चल जाएगा, पर ये मुझे लग रहा है कि अगर बाकी लोगों को 3 लाइन लिखने पे 3 नंबर मिल रहे हैं और केवल ग्वालियर का किला जो लिख रहा है उसको 1.5 या 2 नंबर मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पूरा लिखेगा आंसर वो फ़ायदे में रहेगा। हाँ, अगर ये कोई इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं कि वो चेक करने वाले को कोई इरिटेशन देगा कि नहीं ऐसा ये तो फालतू जानकारी है, क्यों लिख दिया और उसने काट लिया। मेरे ख्याल से ऐसा या मुझे लगता है कि ऐसा शायद नहीं होना चाहिए। तो इतिहास के जो 3 मार्कर प्रश्न हैं, हम चाहते तो उसको कि इतिहास के 3 मार्कर हैं, 3 पॉइंट में इस तरीके से लिखे जाने चाहिए और वो बहुत आसानी से उसको हम ख़त्म कर सकते थे। पर ये 8 वीडियो इसलिए बनाए गए हैं कि हम बहुत तरीके से सूक्ष्म स्तर पर इतिहास के 3 मार्करों की बात करें, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये 45 नंबर हैं, और इस 45 नंबर पर अगर हम इसके एनालिसिस में 4-5 घंटे नहीं देते हैं, अगर एनालिसिस में 4-5 घंटे भी नहीं हो रहे हैं, मुश्किल से 4 साढ़े का है, तो इन 45 नंबर के लिए अगर हम 45 नंबर के लिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनके आंसर कैसे लिखने हैं, अगर उसके लिए हम 4 घंटे देने के लिए भी तैयार नहीं हैं, तो फिर हमारी तैयारी शायद उतनी सटीक ना हो जितनी होनी चाहिए। तो ये पूरी सीरीज़ इसी बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि हम हर 45 नंबर को, हर 5 नंबर को या हर 3-1 नंबर को बहुत सीरियसली उस पर काम करें। और एक तरीके से अगर हम इस तरीके से चीज़ों को निकाल कर, जिस तरीके से हमने इतिहास को लिया है, आगे हम उसको भूगोल को भी लेंगे, हम पॉलिटी को भी लेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी को भी लेंगे, एथिक्स को भी लेंगे। तो अगर हम हर वर्ग पर कि व्यक्ति से संबंधित इतिहास के 1 मार्कर आते हैं, कालिदास केवल प्रश्न है, तो कैसे उत्तर लिखा जाएगा? तो हम उस स्थिति में रहें कि वहाँ कैसे 3 पॉइंट तो बनाने हैं, वो तो सबको पता है। आप चार्ट बना दोगे, आप ग्राफ बना दोगे, आप मैप बना दोगे, वो सारी चीज़ें पता है, लेकिन वो कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो लिखनी चाहिए? क्योंकि हम कालिदास के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, हम चंद्रगुप्त के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, हम चाणक्य के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। और ये ज़्यादा जानने ही तो परेशानी है 3 मार्कर में। 3 मार्कर में ये परेशानी नहीं कि हमको नहीं पता है 3 पॉइंट का, समस्या यही है कि हमको 6 पॉइंट का पता है, और वो 6 पॉइंट में से 3 कौन से लिखने, वही प्रॉब्लम है। और वो 3 पॉइंट कौन से हैं, अगर हम उसको जान लें तो वो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से अगला जो हमारा सीरीज इसमें शुरू करने वाले हैं, संभवतः कल से स्टार्ट होगी, उसमें हम 5 मार्कर इतिहास के जो आते हैं उसके आंसर कैसे बनेंगे। तो अगले 2-3 वीडियो में, जितना भी लगेगा 2 या 3, अगले 2-3 वीडियो में हम इस पे चर्चा करने वाले हैं कि जो इतिहास के जो 50 मार्क्स हैं, मतलब 5 मार्कर जो 10 क्वेश्चन हैं, उनसे कैसे डील करनी है। तो उम्मीद है कि ये 3 मार्कर की जो सीरीज़ है वो आपको पसंद आएगी, और इसको देखिए, उसको अप्लाई करिए। आप खुद भी जो इस तरीके के प्रश्न आए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उनको लगाइए। आपके अगर जहाँ भी कहीं जुड़े हुए हैं कोई टीचर से, तो उनसे भी इस तरीके के क्वेश्चन लेके आप उनका भी आंसर लिखिए, और उनको चेक भी कराइए कि हमने ये लिखा है और इस तरीके से लिखा है, तो ये अप्रोच कितनी सही है। हो सकता है कि उनकी अप्रोच थोड़ी अलग हो और वो इस 3 मार्कर को और थोड़ा बेहतर बना सकती है और ज़्यादा मान सकती है, तो आप उसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि ये एक फिक्स रूल मैंने दे दिया, एक संरचना मैंने दे दी और इसमें आप छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सब्जेक्टिविटी का पेपर है, और सब्जेक्टिविटी के साथ ही वो सॉल्व होगा। उसमें हर 10 व्यक्ति जो हैं अगर आंसर लिखेंगे तो वो 10 तरह का उत्तर लिखेंगे, और
या तो वो मॉडल आंसर तय करेगा कि वो सटीक कौन सा है, या फिर जो सटीक जानकारी है वो सटीक है, फिर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी तो आ ही जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं।